हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज ऑफ क्लास 8 में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 1 पे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में दो प्रैक्टिसेस पढ़ ली। एक तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल और सोइंग। इससे पहले हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा था, जो कि सीजन के हिसाब से क्लासिफाई किया गया था। दैट इज खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में हमने ये समझा था कि लूजन अप करना कितना जरूरी होता है सॉयल में, क्योंकि जो रूट्स होते हैं उनको ब्रीदिंग के लिए जरूरत होता है। वहां पे बहुत सारे अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो है वो फार्मर के फ्रेंड्स हैं। वो और हेल्प करते हैं सॉइल को लूज करने में और ह्यूमस को ऐड करने में। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिच चीजें भी होती हैं, जो कि इस तरीके से जब हम उसको अप डाउन सॉइल को करते हैं तो वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है और प्लांट्स को बहुत अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर इसमें हम बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर। ये कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं जिसका यूज करते हुए हम सॉइल को बहुत इजीली लूजन अप करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोइंग, जिसमें बीज लगाने का काम होता है। बीज भी हम दो ट्रेडिशनल टूल के हेल्प से लगाते हैं। एक तो फनल मेथड, जो कि ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, और दूसरा जो है वो हम सीड ड्रिल के हेल्प से करते हैं। जैसे कि आपने प्रिपरेशन सॉइल में देखा कि वहां पे आपने कल्टीवेटर यूज किया, तो वहां पे वो उसका मेहनत, फार्मर्स का मेहनत और समय जो है वो बचा रहा है। उसी तरीके से सीड ड्रिलिंग जो है, इसकी हेल्प से भी समय और मेहनत दोनों बचता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से मशीनों से ये काम हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की। अब बहुत सारे ऐसे मतलब सॉइल में ऐसा कई बार होता है कि हम लगातार कल्टीवेशन करते चले जाते हैं और सॉइल के जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स को दोबारा लाने के लिए और प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ के लिए हम उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं। दैट इज मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यानी कि सॉइल जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रही है टू द क्रॉप प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और अब देखो क्या होता है कि जैसे हमने एक सीजन, मान लीजिए हमने एक सीजन कोई भी चीज लगा दिया, फॉर एग्जांपल हमने एक सीजन वीट लगा दिया। नेक्स्ट सीजन अगर हम दोबारा से वीट लगाते हैं, उसके नेक्स्ट सीजन अगर हम दोबारा से वीट लगाते हैं, तो इसमें होगा क्या कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। पहले सीजन जो वीट लगे उसका अगर आप कंपैरिजन करोगे दूसरे सीजन और तीसरे सीजन से वीट से, तो ये वाला सीजन का जो वीट होगा वो काफी बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू अदर टू। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ग्रो, कल्टीवेशन होने की वजह से धीरे धीरे कम हो गए। तो हम क्या करें, हम ऐड करें अलग से मेन्योर्स या फर्टिलाइजर्स ऐड करें, ताकि सॉइल जो है वो फिर से फ्लरिश हो। ठीक है, और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि हमने एक सीजन वीट लगा दिया, दूसरा सीजन हम छोड़ दें उस सॉइल को, उस सॉइल में कुछ भी ना लगाएं, एकदम खाली छोड़ दें, ताकि उसमें दोबारा से सॉइल जो है वो रिप्लेनिश हो जाए और नेक्स्ट सीजन हम फिर से लगा दें कोई भी कल्टीवेशन, कोई भी क्रॉप। ठीक है, इस तरीके से भी सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकता है। सो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, therefore farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with the nutrients। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम मेन्योर्स को ऐड करते हैं सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, सॉइल को दोबारा से उसमें जान डालने के लिए, उसमें उसको हम कहते हैं मेन्योरिंग। ठीक है, और अगर मेन्योर अच्छे से नहीं रहता या फिर मान लीजिए सॉइल में अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं, तो प्लांट्स जो है वो बेहतर नहीं होंगे, वीक प्लांट्स होंगे। सो मेन्योर क्या है? इट इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कैसे ऑब्टेन होता है? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। आपने क्या किया, आपने एक कंपोस्ट पिट बनाया, फार्मर्स ऐसे करते हैं, वो एक कंपोस्ट पिट बनाते हैं, बहुत गहरा सा गड्ढा खोद देते हैं और उसमें जो है प्लांट का या एनिमल वेस्ट डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दिया। फिर कुछ दिन बाद फिर से प्लांट और एनिमल वेस्ट डाल के फिर ऊपर से मिट्टी डाल दिया। धीरे धीरे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इसको धीरे धीरे डिकम्पोज करते रहेंगे, और डिकम्पोज करते करते इसको क्या कन्वर्ट कर, किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो मेन्योर होता है ये काफी न्यूट्रिशियस होता है उस सॉइल के लिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि सॉइल को और फर्टाइल करता है। ठीक है, तो ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है इसको कैसे यूज कर रहे हैं हम? एज अ ऑर्गेनिक मेन्योर। ठीक है, ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। कंपोस्ट है, उसमें आप इस तरीके से बहुत सारे मेन्योर, बहुत सारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डाल दीजिए, उसमें कुछ अर्थवर्म भी डाल दीजिए। ठीक है, तो अर्थवर्म सॉइल को लूजन अप करेंगे, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो जाएगा, फाउल स्मेल बाहर जाएगी, बाहर से ऑक्सीजन जो है अंदर आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ज्यादा ग्रो करते रहेंगे और जल्दी जो है ये
कंपोस्ट पिट जो है वो मेन्योर का फॉर्मेशन करेगा, तो दैट इज वर्मी कंपोस्ट। काफी फर्टाइल मिट्टी होती है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लांट्स को बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें उन्होंने किया है कि सॉइल में ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर रहे हैं, या फिर आप आगे पढ़ोगे कि फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं, और अगर नॉर्मल सॉइल है तो तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 ग्लासेस ले लिया और 3 ग्लासेस में एक में आपने, देखो सॉइल सब में सेम लेना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 ग्राम सॉइल यहाँ पे लिया, तो सेम इतना ही आपको सब में लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक ग्लास लिया जिसमें सॉइल लिया और थोड़ा सा काउडंग उसमें डाल दिया। दूसरे वाले ग्लास में आपने सॉइल लिया और थोड़ा सा यूरिया डाले। ये यूरिया क्या है, ये यूरिया फर्टिलाइजर है, काउडंग मेन्योर के फॉर्म में है। और तीसरा जो ग्लास है उसमें सिंपल आपने सॉइल लिया। उसके बाद आपने क्या किया, तीनों में आपने वाटर को फिल कर दिया, थोड़ा सा पानी तीनों में आपने डाल दिया। इसमें भी आपने थोड़ा सा पानी डाला और इसमें भी आपने थोड़ा सा पानी डाला। अब क्या हुआ, सॉइल का प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद आपने इसमें कोई भी सीड डाल दिया, ठीक है। सीड जैसे आप मूंग सीड ले लीजिए, ग्राम सीड ले लीजिए, इसको आपने डाल दिया। अब जब आप इसमें ग्रोथ देखोगे ना उस प्लांट की ग्रोथ तो देखो तीनों में ही होगी, क्योंकि सॉइल तीनों में ही है। लेकिन किस में बेहतर होगी, मेन्योर में बेहतर होगी कि फर्टिलाइजर में बेहतर होगी कि सिंपल सॉइल में? आपको पता है कि मेन्योर में बेहतर होगी, फर्टिलाइजर्स में भी अच्छी होगी, लेकिन फर्टिलाइजर में क्या होगा, वो जो कण है यूरिया के वो प्लांट के इसके जो लीव्स है इसके अंदर भी चले गए, तो ये अगर लीव को हम खाते तो हमें नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर मेन्योर वाला जो एरिया है, यानी कि सॉइल जिसमें काउ डंग है, अगर इस वाले पौधे का हम लीव खाते तो हमें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसमें कितना अच्छा ग्रोथ होता है। सो फर्टिलाइजर्स की मैंने यहाँ बात की अगर, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल है जिसको फैक्ट्रीज बनाते हैं, यानी कि उसमें क्या है, रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, कोई भी एक न्यूट्रिएंट में वो रिच है, चाहे वो नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। वो कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड एनपीके जिसको हम कह रहे हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये जो फर्टिलाइजर्स है इनका यूज करते हैं फार्मर्स टू गेट बेटर ईल्ड ऑफ क्रॉप, जैसे कि वीट, पैडी, मेज, ये जब लगाते हैं तो मोस्टली वो फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मेन्योर्स को ज्यादा ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स को एक्सेसिव यूज करते हैं तो सॉइल और ज्यादा लेस फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है। ये जो यूरिया है ना, ये नुकसान पहुंचाता है मिट्टी को। एंड इवन जो उसमें हम पानी डाल रहे हैं, मान लीजिए वो पानी कहीं और जाता है, पानी में कहीं मिक्स हो जाता है, किसी रिवर बेड में मिक्स हो जाता है, तो ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज करता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स एक तरीके के केमिकल हैं, ठीक है। अब देयरफॉर टू ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी, अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी भी बनाए रखनी है, प्लांट की ग्रोथ भी बेहतर रखनी है, तो आप वहां पे ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर सकते हो, या उस फील्ड को आप अनकल्टिवेट रख सकते हो। या फिर एक तीसरा तरीका है कि आप उस फील्ड में क्या करो, एक सीजन आपने वीट लगाया, दूसरा सीजन आप कोई ऐसा क्रॉप लगाओ जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आपने 7th क्लास में पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक बैक्टीरिया है, दैट इज राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसमें, दलहन की खेती में, जैसे कि जितनी भी पल्सेस होती हैं आपके, ग्राम हो गए या फिर मूंग हो गए, ये सब आपकी दलहन की खेती है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, किसमें, उनके रूट्स में। उसको हम क्या कहते हैं, लेग हीमोग्लोबिन रूट्स। अब इनकी जो रूट्स होते हैं, कुछ इनकी रूट्स में कुछ इस तरीके से आपको बम्पी एरिया दिखेगा। ये जो है रूट्स आपको थोड़ी सी पिंकिश कलर की भी दिखेगी, तो इस रूट को हम लेग हीमोग्लोबिन रूट्स भी कहते हैं। तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है जो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो एक सीजन आपने वीट लगाया, दूसरे सीजन आप जब दलहन की खेती लगाओगे तो उससे क्या होगा कि ये सॉइल का दोबारा से रिप्लेनिशमेंट हो जाएगा, नाइट्रोजन दोबारा से सॉइल में चले गए, सॉइल दोबारा से फर्टाइल हो गई। नेक्स्ट सीजन आप फिर से दोबारा वीट लगाइए, आपको जितनी ग्रोथ पहले वाले में हुई है उससे ज्यादा ही ग्रोथ ये दूसरे वाले में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्रॉप रोटेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो हम क्रॉप रोटेशन के जरिए भी रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल का। ये लिखा है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। ये कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली, जैसे मैंने अभी बताया। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर। वो क्या करते थे कि
ऑब्वियसली गाय या बफेलोज इनको भी पाल रहे हैं, तो एक सीजन तो उन्होंने वीट या पैडी जो भी उनको लगाना है वो उन्होंने लगा दिया। नेक्स्ट सीजन उन्होंने फॉडर लगा दिया, कोई लेग्यूम्स लगा दिए, जैसे जो गाय गाय खाती है उनका जो खाना है फॉडर, उसको लगा दिया। ये जो है ये सॉइल का रिप्लेनिशमेंट कर देते हैं, और उसके बाद दोबारा से अपना एरिया जो मतलब अपना जो वीट है उसको दोबारा से लगा दिया। तो इस तरीके से सॉइल का रिप्लेनिश हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉडर है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन उसमें भी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रहता है? दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। फर्टिलाइजर और मेन्योर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फर्टिलाइजर है आपको पता है वो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, तो ये क्या है? ये मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। लेकिन मेन्योर्स को बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये नेचुरल सब्सटेंस है एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। दूसरा इसका डिफरेंस, फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में बनता है, जो मेन्योर है ये फील्ड्स में प्रिपेयर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तीसरा है फर्टिलाइजर्स कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि बहुत जरूरी है सॉइल में होना, और किसी भी प्लांट को ग्रो होने में ह्यूमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मेन्योर जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, तो इसलिए भी बेहतरीन हो जाता है मेन्योर। फोर्थ है फर्टिलाइजर्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्योंकि हम इसी लिए इस चीज का मैनमेड कर मतलब इसी लिए इस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मेन्योर में फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है प्लांट न्यूट्रिएंट, लेकिन जितना भी होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, इसलिए बेटर है कि हम मेन्योर्स को यूज करें। सो एडवांटेज ऑफ मेन्योर क्या है? पहली बात तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देता है, ह्यूमस बढ़ा दिया, एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, सॉइल जो है वो ज्यादा पानी स्टोर करके रखेगा, तो ज्यादा जो रूट्स होंगी वो ज्यादा वाटर को या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है। सेकेंड, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। पोरस का मतलब होता है इस तरीके से छिद्र, जो मैन्योर्स जब आप सॉइल में ऐड करोगे तो उसके वजह से क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे सॉइल में, तो इन पोर्स के जरिए आसानी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और आपको पता है हम सॉइल को लूजन अप भी इसीलिए करते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए, तो एक तरीके से मैन्योर ये काम भी कर रहा है। तीसरा, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे अर्थवर्म हो गए, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनको भी इंक्रीज करता है मेन्योर। एंड फोर्थ, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। आप जिस भी मिट्टी में बहुत ह्यूमस होता है उस मिट्टी को देखो काफी डार्क कलर की होती है, उसमें काफी मॉइस्चर होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी मिट्टी है जिसमें फर्टिलाइजर्स हैं वो आपको डार्क कलर की भी नहीं दिखेगी और बहुत उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यस उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि मेन जो फोकस है फर्टिलाइजर बनाने का वो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की, और आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है इरिगेशन। अब हम पानी कैसे देते हैं, तो आपको पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स है सबको पानी की जरूरत है, तो पानी कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पानी होता है वो प्लांट के रूट्स ना बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके वो क्या करेंगे, जैसे ये रूट्स है, ये एब्जॉर्ब किया पानी को विद द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया, और उसको जाइलम के थ्रू, ठीक है, इसको ये क्या है, ये जाइलम है, जाइलम के थ्रू वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचता है और लीव्स तक पहुंचाता है, यानी कि ये वाटर कहाँ पहुंचता है, रूट से लीफ तक पहुंचाता है। सो अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। अब ये फर्टिलाइजर अगर आपने ऐड किया तो फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेन्योर के साथ ऐसा नहीं है। सो प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, और वाटर इतना एसेंशियल है कि सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है ना उसमें भी अगर आपने पानी नहीं उधर वहां पे पानी नहीं डाला या वहां पे पानी प्रेजेंट नहीं है तो सीड का जर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो ड्राई कंडीशन में तो होता नहीं जर्मिनेशन, तो वहां भी मॉइस्चर चाहिए, तो उसके लिए भी पानी चाहिए। तो और दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है लेकिन मिट्टी गीली ही नहीं है, मिट्टी में मॉइस्चर ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। यानी कि न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करने के लिए दे नीड वाटर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इन सारी चीजों के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन जो वाटर है वो क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी बचाता है और मेंटेन करता है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर है ना उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो ये जो सप्लाई ऑफ वाटर है
टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि जैसे हम एकदम जो सुबह होती है उस टाइम पे हम पानी देते हैं, दोपहर में नहीं देते, या फिर हम जो रात में देते हैं, तो ये जो रेगुलर इंटरवल में हम वाटर का सप्लाई कर रहे हैं क्रॉप्स को, इसको हम कहते हैं इरिगेशन। क्या कहते हैं? इरिगेशन। और इसकी टाइम मतलब किसी भी क्रॉप में पानी देने का जो एक टाइम है, जो फ्रीक्वेंसी है, डेफिनेटली वो क्रॉप टू क्रॉप या सॉइल टू सॉइल या सीजन टू सीजन वो डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गर्मी का समय, तो गर्मी के समय पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर जो है वो काफी हाई हो जाएगी, यानी कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, प्लांट बहुत जल्दी सूखेंगे, तो उनको सुबह और शाम दोनों टाइम पानी उनको चाहिए। लेकिन ठंडी में आप ये काम एक टाइम भी कर सकते हो, आप मान लीजिए सिर्फ शाम के लिए, शाम के टाइम उनको पानी दे दो तो भी ठीक है, या सुबह के टाइम उनको पानी दे दो तो भी ठीक है, प्लांट चल जाते हैं। लेकिन समर के टाइम ऐसा नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द सीजन। ओके, अब बात आती है कि इरिगेशन, जो हम पानी दे रहे हैं उनका सोर्स क्या है। तो सोर्स तो या तो कुआं है, वेल्स, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स है, रिवर, डैम एंड कैनाल, ये सारे सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज से हम किस तरीके से पानी दे रहे हैं वो, तो पहली बात हम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड में पहले इस तरीके से मोट किया जाता था, मोट जिसको हम पुली सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नीचे से ऐसे पानी खींचते थे और उसके बाद उसको ऐसे मटके मटके भर के ऐसे गिराते थे, तो इधर से पानी जो है सीधे यहाँ से गिरा दिया, पानी सीधे पूरे के पूरे फील्ड में जा रही है, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। या दूसरा चेन पंप मेथड, ये चेन पंप मेथड है, इधर से भी आपको पानी देखो यहाँ से गिर गया, लेकिन इन सब में ना पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे ढेकली, इसमें इस तरीके से जो है काफी भारी से यहाँ पे पानी उठा दिया, अब उसके बाद जो है यहाँ से पानी उड़ेल दिया यहाँ पूरे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से इन्होंने मेड़ बनाए हुए हैं, तो अंदर ही अंदर पानी जो है पूरी जगह फैल जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे राहत, जिसको हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी आपको मेथड दिख रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड है, जिसके थ्रू बहुत पहले जो है पानी दिया जाता था। अब यहाँ पे जो भी पंप्स है, ठीक है, जैसे ये ऊपर ये जो पंप की बात करी चेन पंप, इन चेन पंप में डीजल या फिर बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी या सोलर एनर्जी यूज होती है इन पंप्स को चलाने के लिए। अब जो इस टाइम पे पानी की आपको पता है स्केर्सिटी बहुत जगह पे हो गई है, तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हो रहे हैं। दो टाइप के मॉडर्न मेथड इरिगेशन है, जिसमें हम पानी को इकोनॉमिकली यूज कर रहे हैं, बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं, ताकि हर पौधे तक पानी पहुंच भी जाए और पानी का वेस्टेज भी ना हो। तो इनमें हम दो मेथड करते हैं। पहला है हमारा स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड का मतलब होता है कि पानी ऐसे देना जैसे बारिश हो रही है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम इज मोर यूजफुल इन दी अनइवन लैंड। अब इन्होंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे एक मोटर लगा दिया और ये देखिए ये पाइप लगाया है, ठीक है। इस पाइप से एक जाल जैसा बना दिया और हर जाल से आपको देखिए इस तरीके से ये उठा हुआ, ये 3D है, ये ऐसा लेटा हुआ हिस्सा नहीं है, ये उठा हुआ, ये ऊपर की तरफ आपको उठा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से छेद होंगे, जैसे शार होता है तो ऊपर से नीचे पानी गिरता है ऐसे। तो यहाँ पे जैसे ही मोटर ऑन होगा ये पानी इस फॉर्म में गिरता है, ठीक है, फाउंटेन के फॉर्म में गिरता है। तो जब फाउंटेन के फॉर्म में गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, उस तरीके से स्प्रिंकलर मेथड होता है। सो द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल, यहाँ पे ऊपर ना रोटेटिंग नोजल होता है जो कि मेन पाइपलाइन से एक रेगुलर इंटरवल पे ज्वाइंट होता है, और जैसे ही पानी अलाउ होता है टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल और वहां से वो स्प्रिंकल हो जाता है ऑन द क्रॉप्स, जैसे कि बरसात हो रही है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम लॉन्स या कॉफी प्लांटेशन या जितने भी क्रॉप्स होते हैं उन सब चीजों के लिए, उन सब जगहों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतर मेथड है। लेकिन मोस्ट इकोनॉमिक मेथड जो है वो आपका सेकेंड मेथड है, मॉडर्न मेथड, दैट इज ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के जो प्लांट बॉडी है उसकी रूट तक पहुंचता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ड्रिप सिस्टम होगा। और ये बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स या ट्रीज को वाटर करने के लिए, इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। तो ये उन रीजन में हमें ड्रिप सिस्टम लगाना चाहिए जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेम उसी तरीके से मोटर लगाया है, पाइप लगाया है, और पाइप में से छोटे छोटे यहाँ पे पाइप्स आपको लगे हुए दिखेंगे। अब इन पाइप से क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है बूंद बूंद उस पौधे के रूट में जाके पानी गिरेगा। तो इससे क्या होगा, रूट एब्जॉर्व करने वाला कौन है, पानी को एब्जॉर्व करने वाला रूट ही है, और सीधे वहीं पे अगर हम पानी पहुंचा रहे हैं तो पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है। सो ड्रिप मेथड एंड स्प्रिंकलर मेथड, बोथ ऑफ दीज मेथड्स आर मॉडर्न मेथड, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है अभी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।